सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं राधा पब्लिकेशन सामाजिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि जो आपके छोटे क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट जो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता भी है दोस्तों, यहाँ पर जो ये पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का या सामाजिक विज्ञान का, वो आपका जो पेपर होता है ये होता है 50 नंबर का, जिसमें से ज़्यादा लिखने को भी आता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, बहुविकल्पी भी ज़्यादा आते हैं और लघुत्तरी भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से आपके लघुत्तरी क्वेश्चन बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीवियस में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक स्टडी अपना फिर से स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम क्या था कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कारण, आगे बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, फिर से जो स्टूडेंट्स हैं वो हताश हो गए, यानी कि उनका मन इधर से हट गया है कि एग्ज़ाम अब पता नहीं कब होगा। और एग्ज़ाम जब होने लगता है तब जो पेपर होता है, जो आपका पढ़ने में है, वो मन भी लगने लगता है। तो इस वजह से कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अब आसार दिख रहे हैं कि हाँ, दिसंबर या जून के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में आप सेकंड सेमेस्टर की भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए, जो भी कॉलेज वाले आपके नोट्स दे रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर आपको कब मिलेगा सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस, तो जल्द ही आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासें इस चैनल पर मिलने वाली। बस थोड़ा सा देर हो सकता है, यानी 2-4-10 दिन का देर हो सकता है। क्योंकि मैं आपको इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, देर से पढ़ाएंगे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दोस्तों है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है। ये क्वेश्चन जो है 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जाके कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब यहाँ पर क्या होता है कि तब यहाँ पर कौन से ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यानी यहाँ पर जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिस कारण से सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती हैं। ठीक है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन जो होता है चंद्रमा पे पड़ने के बाद, वही जो प्रकाश होता है पृथ्वी पे आता है टकराने के बाद। ठीक है, तो वो जो यानी कि जो चंद्र ग्रहण होता है इसी वजह से होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी चंद्रमा पे ना पड़ के पृथ्वी उसके बीच में आ जाती है, तो इस वजह से पूरा प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है। तो यही क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा यह है कि ये परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। तो परिभ्रमण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, और सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण कहते हैं। दोस्तों, आपको और बता दें कि कुछ जो हमारे जैसे पृथ्वी है और बृहस्पति है, शनि है, हमको लगता है, या फिर मंगल है, ठीक है, ये ग्रह कुछ बताया गया है कि 2:30 बजे, यानी कि आज के पेपर में निकला है कि 2:30 बजे रात को ये आपको आसमान अगर साफ़ रहेगा, बादल नहीं होंगे, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा दिखने का कारण ये है कि आपका जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो बहुत ही ज़्यादा इस लॉकडाउन में कम हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी आज रात में देखूंगा कि हाँ, क्या ये दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्पष्ट रूप से इस टाइम दिखाई देंगे 17 तारीख से लेकर के, यानी कल से जो बीत गया है, ठीक है, आज रात में सुबह के टाइम, ठीक है, तो आज से लेकर के और 21 तारीख के बीच में ये लगातार दिखाई देंगे 2:30 बजे। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र अगर पूछ जाता है, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति का जो चित्र है वो आप इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये सूर्य हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगा और ये चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो कितने समय में लगाती है, वो लगाती है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट, अर्थात 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लेती है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन कि लीप वर्ष की क्या विशेषता होती है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं और 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है एवं 6 घंटे को नहीं गिना जाता है। ठीक है, सामान्यतः जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन 4 वर्ष में एक बार यह जो होती है वो 29 दिन की होती है। इसलिए क्या होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जो अधिवर्ष या ग्रोथ का महीना या लीप वर्ष माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि लीप वर्ष, जैसे हम लोग कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा, जैसे कि 2016 हो गया, 2015 हो गया, 2013 हो गया, यहाँ पर कैसे जानेंगे हम लोग लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है आप सभी के लिए कि जैसे मान लीजिए आपका 2020 है, ठीक है, इस बार 2020 में क्या था कि लीप वर्ष था, ठीक है, 229 की थी। तो 2020 में जो हम 20 देखेंगे, ठीक है, 2020 में क्या देखेंगे, हम पीछे की 2 संख्या लेंगे, दहाई के अंक तक ले लेंगे। अगर ये संख्या 4 से कट रही है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी पूरी 4 से कट रही है, तो ये मान के चलिए जो वो वर्ष होगा 2020, ये जो वर्ष होगा ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 2022 आ जाता है, 2022 हमारा 22 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 2024 आ जाता है, 2024 हमारा कट जाएगा, यानी 24 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, जब उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, हर चौथे वर्ष, यानी ठीक 3 साल बाद, यानी 2024 में भी 29 की हमारी फरवरी को थी। ठीक है, तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि हाँ जो लीप वर्ष होगा वो किस वर्ष होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त या फिर प्रकाश वृत्त कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को जो सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से ये जो होता है, यानी कहते हैं ना कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं, तो कब पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से कितना झुका हुआ है, इसका प्रभाव बताइए। तो पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 23.2 अंश या डिग्री झुका हुआ है और इसके कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन को लोग हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और पूछ ले जाते हैं तो फिर याद भी नहीं रहता, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु 21 मार्च को होती है और अक्ष या धुरी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्ष या धुरी कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है धुरी या अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रकाश वृत्त क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वृत्त क्या है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क संक्रांति से आपका क्या आशय है। तो उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होने के कारण इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है और जो सबसे छोटी रात होती वो कब होती। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है और उसी की जो रात होती है वो सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी जो रात होती है वो समथिंग 24 या 25 वाली रात होती है, दिसंबर वाली। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणों जो होती हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। इस क्रिया को मकर संक्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विषुव क्या है। ठीक है, विषुव क्या है या फिर विषुवत। तो यहाँ पर देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसी दिन क्या होते हैं कि जो दिन रात होते हैं सेम टू सेम होते हैं, यानी बिल्कुल भी बराबर दिन होते हैं, 1 मिनट का इधर उधर नहीं होता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन रात बिल्कुल भी बराबर होती है। 21 मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ने लगता है या फिर रात बढ़ने लगती है, तो इसी प्रकार 23 सितंबर पर में भी होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि परिक्रमण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन के घूर्णन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अपने धुरी या अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो वर्षण किसे कहते हैं, तो वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है, अर्थात वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को वर्षण कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा हो सकता है, फुहार हो सकता है, हिमवर्षा हो सकता है, हिमताप हो सकता है और ओलावृष्टि इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूकंप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं और यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। और भूकंप ज्वालामुखी के फटने के कारण भी आते हैं, जो धरती के अंदर गर्मी बढ़ जाने के कारण होता है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी, आप लोग देख सकते हैं। पहले क्या कहते थे, जो 2011 के अनुसार क्या कहते थे कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 125 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 125 करोड़ लगभग मान लीजिए जनसंख्या 125 करोड़ के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस टाइम प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि लगभग 130 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, 130 करोड़ यानी कि 130 करोड़ के समथिंग पहुंच गई है जनसंख्या, ठीक है। जनगणना फिर से होने वाला है, अब की बार पता चलेगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएंगे, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हो जाएंगे भारत के पड़ोसी देश। ये क्वेश्चन भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ऊपर से नीचे का रंगों का क्रम लिखिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भौगोलिक रूप से जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या है कि हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर के दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक विस्तृत है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। और स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत प्रायद्वीप देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाद्री किसे कहते हैं। तो हिमाद्री क्या होता है कि हिमालय पर्वत की उत्तर की ओर सबसे ऊंची चोटी, संसार का ऊंचा शिखर इसी श्रेणी में स्थित है, जो कि एवरेस्ट शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और इस श्रेणी पर अनेक हिमनद यानी ग्लेशियर मिलते हैं, जिनसे अनेक नदियाँ निकलती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार का महत्व बताइए। तो दक्षिण के पठार के महत्व जो है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला क्या हो जाएगा कि इस पठार में सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत महंगे वृक्ष होते हैं ये। और उसके बाद होता है कि इस पठार में प्राचीनतम शैलों में भारत के अधिकांश खनिज पाए जाते हैं और जल विद्युत उत्पादन के केंद्र भी दक्षिण के पठार में स्थित हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि वन्य जीव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो वन्य जीव किसे कहते हैं, यानी कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते, ठीक है,
जिन्हें हम नहीं पालते हैं। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। जैसे पशु में बाघ हो गया है, सफ़ेद हाथी हो गया है, काला हिरण हो गया है, शेर हो गया है। ये जानवर क्या है, इन जानवरों को पालने के लिए जो सरकार है वो परमिशन नहीं देती है, तो ये ऐसे जानवर क्या होते हैं कि वन्य जीव कहलाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो जहाँ वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यहाँ पर शिकार भी नहीं किए जा सकते और चराई यानी पशुओं को चरने के लिए उनके भोजन के लिए उन्हें वहाँ की घास लेना, ठीक है, या फिर हरे भरी जो पत्ते हैं उनको खाना, ये चराई होती है, ठीक है। चराई पूर्णतया बंद होती है, वो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन की अभ्यारण्य का अर्थ बताइए। तो वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, अभ्यारण्य कहलाती हैं या अभ्यारण्य कहते हैं। पक्षी विहार क्या है? तो वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, पक्षी विहार कहते हैं। और हमारा राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पशु पक्षी सभी को पता है, राष्ट्रीय पक्षी जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा मोर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क देशों से भारत के सहयोग को समझाइए। तो सार्क के सहयोग क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव आदि राज्य भी सम्मिलित हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में शक्ति के 3 साधन कौन कौन से जाएंगे? कोयला, खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम एवं जल विद्युत भारत के शक्ति के प्रमुख साधन हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी 2017 में पूछा गया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं? वनों की अत्यधिक कटाई होती है और जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। ये हो जाएंगे पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो अशिक्षा हो जाएगी, गरीबी हो जाएगी, और एक आप लोग सीख सकते हैं अंधविश्वास, ठीक है। नया वर्ड जोड़ा गया है अंधविश्वास, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। तो दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा इनको आपको बताना उचित रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों इस अभी नेक्स्ट वीडियो में एक और लेकर के आऊँगा, हो सकता है शाम तक, आज ही शाम तक वीडियो आ जाए। वो वीडियो वो होगा आपके संस्कृत का, यानी 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में जितने भी प्रीवियस में पूछे गए हैं संस्कृत के अनुवाद हैं, जितने भी प्रीवियस में पूछे गए संस्कृत